इस क्लिनिक का मकसद क्या है? जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, कार्डिक रिस्क असेसमेंट। तो इसका मतलब है हमने कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी को कम कर दिया। पान में तंबाकू रख के खाते हैं, शायद वो तंबाकू एडिक्शन में नहीं आते, वो उसके गुर्दे भी फेल करवा सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं वो किन अफराद को करवाने चाहिए? और गाइडलाइंस ही कहती हैं कि लाइपोप्रोटीन ए और लाइपोप्रोटीन बी ये भी स्क्रीनिंग में शामिल हैं। अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, साथ में फ्राइड खाने, पकोड़े, समोसे ये फ़र्ज़ नहीं किए हैं। क्या आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप दिल की बीमारी के रिस्क पर हैं या नहीं? तो देखना ना भूलिए कनेक्टिंग हार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कनेक्टिंग हार्ट्स। ये प्रोग्राम कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की जानिब से आप सबकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसको बनाने में हमारे साथ ताउन किया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ NICVD ने। नाज़रीन, पहली नशिस्तों में आप देख चुके हैं कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ये तब किया जाता है जब मरीज़ को हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे करने से हार्ट अटैक हो ही ना। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर रुबीना रऊफ, वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो कार्डियक रिस्क असेसमेंट की क्लिनिक आप करती हैं, इसका क्या मकसद है और किन अफराद को इसमें स्क्रीन किया जाता है, और इसके अलावा वो कौन से अफराद हैं जो दिल की बीमारियों के रिस्क पर होते हैं? शुक्रिया इकराम। पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दूँ, कार्डिक रिस्क असेसमेंट क्लिनिक क्या है। NICVD ने आज से 5 साल पहले पाकिस्तान का पहला प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी क्लिनिक स्टैब्लिश किया और जो अभी भी सक्सेसफुली रन कर रहा है विद द नेम ऑफ कार्डिक रिस्क असेसमेंट क्लिनिक। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, कार्डिक रिस्क असेसमेंट, यहाँ पर तमाम हार्ट अटैक होने के जितने भी अवामिल हैं उन तमाम रिस्क को स्टडीफाई किया जाता है और उससे किस तरह से बचा जा सकता है हार्ट अटैक होने से, उन तमाम अवामिल को हम देखते हुए उनको मैनेज करते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं उन तमाम रिस्क फैक्टर्स के। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे पास किस तरह के मरीज़ आते हैं। पेशेंट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, अब उनको हम मज़ीद दूसरा हार्ट अटैक होने से किस तरह बचा सकते हैं और इसी हार्ट अटैक के साथ उन्हें किस तरह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हम बता सकते हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ है लेकिन उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है। अब वो कौन से लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो सकता है? उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं। उनमें कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो वो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के साथ शुगर, टोबैको इंटेक और कोलेस्ट्रॉल, ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो हैं पेशेंट की एज, जेंडर, एथनिसिटी और फैमिली हिस्ट्री। हम इनको तब्दील नहीं कर सकते। जहाँ तक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात है, उनको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के साथ आता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के साथ आता है, ओबेसिटी के साथ है, तमाम चीज़ें वो हैं जो अल्टीमेटली हार्ट अटैक करवा सकती हैं। इन पेशेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क पे। डिफरेंट रिस्क स्कोर सिस्टम मौजूद हैं जो दुनिया भर में जिनको मुस्तरद माना जाता है। ASCVD स्कोर, प्रीवेंट ASCVD स्कोर, WHO स्कोर, ESC स्कोर, ये तमाम वो स्कोरिंग सिस्टम है जिसके बुनियाद पर हम अपने पेशेंट को कैरेक्टराइज करते हैं कि ये लो रिस्क है, इंटरमीडिएट हैं या हाई रिस्क हैं। उसके बाद इनके तमाम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को एड्रेस करके उनको मैनेज किया जाता है। तो उनमें से बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो शुरू में हाई रिस्क पे आए, हमारे पास फॉलोअप पे आते रहे, तो अब वो इंटरमीडिएट या लो रिस्क में चले गए। मकसद क्या है इस क्लिनिक का? इस क्लिनिक का मकसद ये है कि हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बर्डन को कम कर दें।
अगर हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बर्डन को कम कर दें, किस तरह, अगर हाई रिस्क को हम इंटरमीडिएट या लो रिस्क में ले गए तो इसका मतलब है हमने कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी को कम कर दिया, और कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी कम कर दिया तो हमने डेफिनेटली कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटीज़ को कम कर दिया। बेसिकली इसका मकसद ये है। मैडम, ये तो एनआईसीवीडी ने वाकई बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें वो अफराद जिनको अभी हार्ट अटैक या दिल की बीमारी नहीं हुई है उनको एड्रेस किया जाता है, और यकीनन इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। मैडम, आपकी ही बात से, आपके जवाब से एक सवाल मेरे जहन में आया कि सिगरेट नोशी, और आपने बात की कि ये जो भी नशा आवर अशिया हैं, क्या इनके इस्तेमाल की वजह से भी दिल की बीमारियां हो सकती हैं? इकरा, तंबाकू नोशी का हाँ दिल की बीमारी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो अफराद जो सिगरेट नोशी करते हैं या तंबाकू खाते हैं, सिगरेट नहीं भी पीते, तंबाकू खाते हैं, उन सब के जो है हार्ट अटैक होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोग समझते हैं कि शायद सिगरेट नोशी से ही हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। जो पान में तंबाकू रख के खाते हैं शायद वो तंबाकू एडिक्शन में नहीं आते, उनका भी रिस्क ज़्यादा है आम लोगों के मुकाबले में। और तीसरी चीज़, जो ई सिगरेट के बारे में लोग समझते हैं कि ये स्मोकलेस टोबैको है, ये भी उतनी ही ख़तरनाक है जिस तरह से ये कन्वेंशनल शराब की जो सिगरेट नोशी है। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं दिल की बीमारियों के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं। ये तो आपने वाकई वजह फरमाया कि सिगरेट नोशी और जितनी भी दूसरी नशा आवर अशिया ये वाकई सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं, और आपको इसके साथ साथ दिल की बीमारी में भी मुब्तला कर देती हैं। अगला सवाल मेरा मैडम आपसे ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से होने चाहिए उन अफराद के जो दिल की बीमारियों के रिस्क पर होते हैं? देखिए इकरा, जो पेशेंट जिनके साथ कोमॉर्बिड्स हैं, अगर किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे अरसे से 10 साल से 12 साल से ब्लड प्रेशर है तो उनको तो जो भी ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ हैं जो लंबे अरसे तक चल रही हों, वो एंड ऑर्गन डैमेज करवाते हैं। यानी कि किसी को अगर लंबे अरसे से ब्लड प्रेशर या शुगर चल रही हो, वो उसके गुर्दे भी फेल करवा सकते हैं, उसके दिल की हार्ट अटैक भी करवा सकती है, दिल के अमराज भी पैदा कर सकती है। वो तमाम स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें गुर्दों के टेस्ट शामिल हैं, जैसे क्रेटिनिन करवाना चाहिए, साल में कम से कम 1 मरतबा ज़रूर करवाना चाहिए। और इसके अलावा आप अपना अगर शुगर के मरीज़ हैं तो उसको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। उसके लिए HbA1c उनको हर 3 महीने बाद करवाना चाहिए, और यूरिन DR ज़रूर करवाना चाहिए उन्हें। लिपिड प्रोफाइल मस्ट है। रिस्क, हमारे तमाम स्क्रीनिंग टूल्स जो हैं लिपिड प्रोफाइल के ऊपर बेस करते हैं, और अब गाइडलाइंस ये कहती हैं कि लाइपोप्रोटीन A और लाइपोप्रोटीन B ये भी स्क्रीनिंग में शामिल हैं। और पेशेंट मैनेजमेंट के लिए जहां हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारे हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज़ और लैब्स भी मौजूद हैं, कैल्शियम स्कोरिंग की भी सहूलत मौजूद है, हम अपने पेशेंट के लिए तमाम चीज़ें करवाते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसको रेगुलर बुनियाद पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। अगर घर में ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन है तो बेहतर है कि रोज़ाना चेक करें। अगर मशीन नहीं है तो करीबी क्लिनिक से कम हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर चेक करें। ज़्यादातर ये होता है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ एक मेडिसिन लेते रहते हैं और उसके बाद चेक नहीं करते। हो सकता है कि उन्हें डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो सकता है वो सिंगल थेरेपी के ऊपर हो, उन्हें डुअल थेरेपी या ट्रिपल थेरेपी की ज़रूरत हो, तो उसके लिए उन्हें कहीं भी करीबी क्लिनिक में जाकर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा के डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। और अगर कार्डियो NICVD आ सकते हैं वो, तो कार्डियक रिस्क असेसमेंट में अपना चेकअप करवाने के लिए उन्हें आना चाहिए। मैडम, ये तो आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि जो आपने इतने सारे टेस्ट बताए, जिसमें शुगर का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट और बहुत सारे ऐसे दीगर टेस्ट की एक ऐसी लिस्ट है जो इन अफराद के करवाए जा सकते हैं जो कि दिल की बीमारियों के रिस्क पर हैं। मैडम, एक और चीज़ मेरे जहन में ये आती है कि वो अफराद जिनको दिल का अभी कोई मसला हुआ नहीं है या वो बहुत ही हाई रिस्क हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं, और वो कौन सी अलामात हैं जो उन्हें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ भागना चाहिए? देखिए, बहुत से रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी कोई अलामात नहीं होती। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ज़रूरी नहीं कि उसको उसकी अलामात हों और उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे सर में दर्द हो रहा था और हमने ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, इसलिए हमें ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। एक्चुअली उनका ब्लड प्रेशर सर दर्द की वजह से बढ़ा हुआ था, उन्हें सर दर्द के लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत थी। ब्लड प्रेशर तो वैसे ही कंट्रोल हो जाता। दूसरी चीज़ें ये अलामात में, अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं और अगर उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सीने में दर्द होता है, चलने में सांस फूलता है या चलते हुए सीने में दर्द या दबाव महसूस होता है, तो उसे फ़ौरन अपने स्क्रीनिंग टेस्ट
और अपने बेसिक टेस्ट जो दिल के लिए ज़रूरी हैं, ECG, एको, वो ज़रूर करवाना चाहिए। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अलामात पे हमने काफ़ी बात कर ली, अब थोड़ी प्रिवेंशन पे भी बात करनी चाहिए। मैडम, वो कौन सी ऐसी एहतियातें हैं या वो कौन सी ऐसी लाइफ़स्टाइल की चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो वो अफ़राद जो दिल की बीमारियों के रिस्क में हैं, हाई रिस्क हैं, या अभी जिनको दिल का मसला कोई हुआ नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करके दिल की बीमारियों से बच सकते हैं? जी डॉक्टर इकरा, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हार्ट अटैक से किस तरह से बचा जा सकता है, इसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? अब सवाल ये है, हेल्दी लाइफस्टाइल ये है कि आप हल्की फुल्की वर्जिश रोज़ाना करें। वर्जिश नहीं कर सकते तो तेज़ कदमों से चहलकदमी ज़रूर करें। सुबह फजर से पहले या रात को खाने के बाद, जो भी आपको वक्त मिलता है, आधे घंटे तेज़ कदमों से चहलकदमी ज़रूर करें। अगर सिगरेट नोशी करते हैं तो हार्ट अटैक होने का इंतज़ार न करें, उससे पहले ही सिगरेट छोड़ दें ताकि इसकी नौबत ना आए। तीसरी चीज़ है कि आप डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइट में जंक फूड, बाहर के खाने, रोगनी खाने, या अगर शुगर के मरीज़ हैं तो अनकंट्रोल्ड उनका मीठा लेना, ये तमाम चीज़ें आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जा सकती हैं। स्पेशली रमज़ान के बाद जो पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं, उनके लिपिड प्रोफाइल हमेशा डीरेंज हो जाते हैं। अच्छे खासे कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद जब वो आते हैं तो उनका HbA1c भी बढ़ा हुआ होता है और उनका लिपिड प्रोफाइल भी डीरेंज होता है। तो अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, साथ में फ्राइड खाने, पकोड़े, समोसे, ये फ़र्ज़ नहीं किए हैं, ये तो हम लोगों ने खुद से अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिए हैं। सादा खाना खाएँ, रोज़ा खोल के। आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो शरबत पीना ज़रूरी नहीं है, आप पानी पी के भी रोज़ा खोल सकते हैं। उसके बाद जो रूटीन खाने हैं आपके घर के, वो खाइए। ये हेल्दी फूड है और जितना ख्याल रखेंगे, हार्ट अटैक होने के कम आपके चांसेस वैसे कम हो जाएंगे। मैडम, ये तो आपने काफ़ी अच्छी और बहुत ही मुफ़ीद बात बताई है कि इन एहतियातों के ऊपर अमल करने के साथ हम दिल की बीमारियों के साथ-साथ और भी बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आखिरी बस मैं आपसे मैडम एक सवाल यहाँ पे ये करती चलूँ कि जैसे कि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और हमारे पास आजकल बहुत एडवांस दवाइयाँ और बहुत एडवांस इलाज भी मौजूद हैं। तो कोई ऐसी दवा अभी तक हमारे पास मौजूद है, आई है मार्केट में, जिसे हम इस्तेमाल करके दिल की बीमारी से बच सकें या हार्ट अटैक से बच सकें? अद्वियात की अगर हम बात करें डॉक्टर इकरा, तो हम अद्वियात किस चीज़ के लिए लेते हैं? यकीनन किसी बीमारी के लिए लेते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो वो ब्लड प्रेशर की ही दवाई लेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि उसको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर उसे डोज़ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, दवा में इज़ाफ़ा करने की ज़रूरत है, वही दवाई उसको हार्ट अटैक से बचा सकती है। इसी तरह अगर शुगर का मरीज़ है और वो सिर्फ इंसुलिन लगाए जा रहा है, उसने कभी अपना HbA1c नहीं कराया, हो सकता है उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं हो, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की ज़रूरत हो, तो डॉक्टर से चेकअप करवाकर अपने लिए दवा तजवीज़ करवाना और उसके ऊपर कंट्रोल पे नज़र रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादातर पेशेंट स्टैटिन नहीं लेते, सिर्फ हाइपोग्लाइसेमिक लेते हैं। स्टैटिन का असर सिर्फ लिपिड लोवरिंग नहीं है, सिर्फ ये कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करता, बल्कि शुगर के मरीज़ों के लिए क्लास 1 रिकमेंडेशन इसलिए है क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है एंडोथेलियल स्टेबलाइजेशन है, ये हार्ट अटैक से रोकता है। इसके अलावा नई कुछ अद्वियात आ गई हैं, GLP-1 रिसेप्टर है, GLP-2 रिसेप्टर है, इनका उन मरीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जिनको कार्डिक रिस्क फैक्टर्स जिनके मौजूद हैं, डायबिटिक हैं या जिनको हार्ट अटैक हो भी चुका है, उनके लिए भी इनका बहुत अच्छा उनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। उनके गुर्दों के फेल होने के या दोबारा हार्ट अटैक होने के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। मैडम, आपने वजह फरमाया, दवाएँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये वक़्त की ज़रूरत है कि हम इस वक़्त इलाज से पहले ही एहतियात की तरफ बढ़ें ताकि हम बीमारियों से महफूज़ रह सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुबीना, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आई, अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम नाज़रीन को बहुत पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई भी सवाल करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर राब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।